हेलो फ्रेंड्स। हम लाइव हो चुके हैं और आप भी सभी लोग जुड़ जाइए ताकि हम इस क्लास को शुरू कर सकें। ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाइए। केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग जुड़ चुके होंगे और इस क्लास को दूसरे फ्रेंड से ज़रूर शेयर कर दीजिए। पहला एक काम आप सभी लोग कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम एक अच्छा सेशन चला पाएँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने कल आपको केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें बताया था कि शुरुआत कैसे करना है, और इनकी बहुत ऐसे चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने बात किया था मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में, बात किया मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में, बात किया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आप सबने देखा होगा, ठीक है। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है मैंने इसके तरीका भी बताया था कि जो पीरियड टेबल बाय राहुल गुप्ता के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पास मैंने बताया है इस टेबल को कैसे पढ़ना है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। मैंने क्यों नहीं चलेगा वो सब मैंने कल बताया था, ठीक है। आज जो हम पढ़ रहे हैं, कल जो हम पढ़े थे, तो एक बार हम उसको फिर से थोड़ा-सा देखेंगे ताकि आप उसको समझ पाएँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने इन केमिस्ट्री के बारे में समझा था, रसायन शास्त्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा जानकारी आपको दिया था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था रसायन शास्त्र को 3 भागों में बाँटा गया है, डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था भौतिक रसायन क्या है, कार्य रसायन क्या है, ठीक है, पदार्थ के बारे में। देखिए, हमने पदार्थ के बारे में आपको बताया था। आज मैं सोच रहा हूँ कि हम आपको थोड़ा-सा आपका ये जो चैप्टर है, ये चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, इसका थोड़ा लेवल इंक्रीज़ करें। ठीक है, ये चीज़ें आप बचपन में ही सब चीज़ पढ़े हैं, कहीं न कहीं विज्ञान में पढ़ा होगा 9th, 10th, 11th में। तो अब हम थोड़ा-सा लेवल आपका इंक्रीज़ करेंगे, और हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो, लेकिन हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ बैठे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ा था, और यहाँ पास हमने देखा था कि पदार्थों के वर्गीकरण में भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, इसको 3 भागों में बाँटा गया है, ठोस, द्रव, गैस और शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, ये सब हमने देखा था, ठीक है। तत्व यौगिक ये शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है, और देखा था कि इसमें तत्व में धातु, अधातु और उपधातु आते हैं, ठीक है। मिश्रण में पढ़ते हैं समांग, विषमांग मिश्रण पढ़ते हैं, और यौगिक में जो हम पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें हमने कल डिस्कशन किया था, ठीक है। या कार्बनिक यौगिक क्या है, इसके बारे में हमने बताया, ठीक है। ये छोटे-छोटे चीज़ें हैं। आज हम ठोस, द्रव, गैस को थोड़ा और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। हमने कल नॉर्मल पढ़ लिया था कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस, ये सब कल मैंने बताया ही था, और यहीं तक मैंने लगभग छोड़ा ही था क्लास को, है ना? ठीक है। और ये आज हम थोड़ा से प्लाज्मा अवस्था के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, और बोस आयन कंडेंसेट इसके बारे में थोड़ा जानकारी मैं और आपको दूँगा, ताकि जो आपको लगेगा कि आप जब पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा हाँ, एग्ज़ाम में यही आता है, यही लेवल है, ठीक है? तो हम सोच रहे हैं कि आप जब पढ़ ही रहे हैं, तो हम आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा बताने का प्रयास करें, ताकि एक बार पढ़ने के बाद बार-बार अब ये नोट्स, वो नोट्स, ये बुक, वो बुक, मतलब कोई भी अब वो चीज़ ना रह जाए, ठीक है? मतलब लेवल अच्छा हो आपका। जहाँ अगर आप पढ़ें भी तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, ठीक है। हमने प्लाज्मा अवस्था के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, सब चीज़ें पढ़ा था। पदार्थों में होने वाली परिवर्तन हमने लगभग यही आपको, ठीक है, पदार्थों में होने वाली परिवर्तन। देखिए, इसको थोड़ा सा हम यहीं यहीं से हम शुरू करने वाले थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा हम पीछे चलते हैं, ठीक है। चल रहे हैं, फिर से द्रव से थोड़ा सा देखेंगे। ओके, हाँ, ये चीज़ें हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था द्रव यानी कि पदार्थ, इसकी अवस्थाएं आज पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर का ही पूरा नाम है, और इसी के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं। पहला चीज यहाँ पास है द्रव क्या है, ठीक है। देखिए, हमने कल थोड़ा सा जो हम कल पढ़े थे, ये द्रव के बारे में कहा गया।
हमने बताया था कि वह वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो वो क्या कहलाता है? पदार्थ, हवा, पानी, गैस। अब इसको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल से पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है कि द्रव, ठीक है, क्या लिखा है? द्रव वह है जिसमें भार हो, जो आयतन ग्रहण करे, भौतिक प्रतिरोध तथा जड़ता का गुण हो और ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके। थोड़ा सा लेवल देख रहे हैं, समझ रहे हैं फ्रेंड्स? थोड़ा सा ये जो हमने लिखा हुआ है, हमने नीचे भी एक जो हमने कल पढ़ा था उसको भी मैंने लिख दिया है यहाँ पास। तो क्या लिखा है कि वह वस्तु जो स्थान घेरे जिसमें भार हो पदार्थ कहलाता है। लेकिन ये जो देखिए फ्रेंड्स, इसका लेवल देखिए, लेवल क्या है इसका? देखिए, द्रव वह है जिसमें भार हो, समझना, जिसमें भार हो, जो आयतन ग्रहण करे और भौतिक प्रतिरोध तथा जड़ता का गुण हो और ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके। ठीक है, वह क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। ठीक है, हमने इसके बारे में बताया था। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 तत्वों में वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश में वर्गीकृत किया है। उनके अनुसार सभी वस्तुएं चाहे सजीव हो या निर्जीव, ये 5 तत्वों से मिलकर बना। इसके बारे में मैंने कल बताया ही था। ठीक है, आपको यदि मालूम हो तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि प्राचीन दार्शनिक है, इन्होंने बताया कि जो पदार्थ है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ। ठीक है, एक चीज बता देता हूँ फ्रेंड्स, यदि अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका थोड़ा सा चैट बॉक्स देख रहा हूँ, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लास को दूसरे फ्रेंड तक थोड़ा जरूर शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, तो क्या होगा कि चीज़ों को ज़्यादा समझ में। अब देखते हैं द्रव के लक्षण के बारे में पढ़ें। तो देखिए, द्रव के लक्षण क्या है? द्रव बहुत छोटे कणों से मिलकर बना है जो हमारी कल्पना से परे है। मैंने कल बताया था कि ब्रह्मांड में बहुत छोटे से छोटा कण, बारीक से बारीक कण भी, जिसको हम मतलब समान आंखों से देख ही नहीं पाएंगे, कल्पना ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा इसका लक्षण क्या है? कि द्रव हम उसको भी कहेंगे जिनके बीच रिक्त स्थान होता है और जिनमें क्या होता है? अंतर आणविक स्थान। ध्यान देना, अंतर आणविक स्थान बोल रहा हूँ, यानी कि समझिए ये एक पैकेट है और इस पैकेट में जैसे कण, बारीक से बारीक कण है और इनके बीच जो स्थान है, थोड़ा सा हम इसको बड़े पढ़े, एक कण ये, एक कण ये। अब इन दोनों कणों के बीच का जो स्थान क्या रहता है? अंतर आणविक स्थान कहलाता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? ये कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, जिसके कारण कणों में गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि जो ब्रह्मांड में जो भी कण है उपस्थित है वो हमेशा गतिशील रहेंगे। ये बात समझ लीजिए फ्रेंड्स, ज्योग्राफी में भी ये चीजें आती हैं कि जो ब्रह्मांड में जो भी कण है वो हमेशा गतिमान है, कभी भी नहीं रुकता है। यदि रुक जाए तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी पदार्थ नहीं रुकता। आप गैलेक्सी देखते हैं, ठीक है, टीवी, मोबाइल पर देखा होगा कि हमेशा कोई सभी कण हमेशा गतिमान रहते हैं, हमेशा गतिशील रहते हैं, कभी ना कभी घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। ठीक है, ये इसके लक्षण हो गया। फिर चौथा इसका लक्षण है कि ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षण बल, जिसे अंतर आणविक बल कहते हैं, इन्हें एक साथ रखने के लिए उत्तरदायी है। देखिए, दो चीज फ्रेंड्स याद रखना, मैंने बात किया है अंतर आणविक बल और अंतर आणविक स्थान, दो चीजें। अंतर आणविक बल और अंतर आणविक स्थान। ठीक है, तो अंतर आणविक बल और अंतर आणविक स्थान क्या है? देखिए, जैसे दो कण है, दोनों कणों के जो बीच का स्थान ये अंतर आणविक स्थान कहलाता है। और दोनों कणों के बीच जो बल लग रहा है, क्योंकि दो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करेंगे, तो इनको क्या बोलेंगे? अंतर आणविक बल कहेंगे। थोड़ा जब हम आप ठोस द्रव गैस पढ़ेंगे ना तो ये चीजें और क्लियर होगी, क्योंकि ये उन्हीं के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे, द्रव के कण, द्रव के कण, द्रव के कण को मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया है। आप सबको पता है, परमाणु और दूसरा है, पहला परमाणु और दूसरा क्या है?
अणु है। तो परमाणु और अणु के बारे में देखते हैं। परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु और अणु, ये दोनों चीजें पढ़ेंगे। अभी भी कोई कहीं भी डाउट समझ में आ रहा हो तो बताइए, हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स कहीं भी डाउट हो अभी भी कोई तो मुझे बताइए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं भी डाउट नहीं है। हम कंटिन्यू क्लास करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे, परमाणु है क्या, ठीक है। देखिए, परमाणु जो होता है इसके नाम में ही लिखा हुआ ए, एटम लिखा हुआ ना इंग्लिश में, इसको बोलते हैं ए कैन नॉट डिवाइडेड, मतलब इसको विभाजित नहीं किया जाता। अब यहाँ पास मैंने सारा कुछ ये सब मैटर लिखा हुआ है, अब इसको पढ़ेंगे तो ये चीजें समझ में आएगा क्या लिखा हुआ, ठीक है। ध्यान पूर्वक पढ़ना। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताते चलूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसा आपको लगे कि आप पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा नोटबुक पेन जरूर लेके बैठे। क्या होता है कि मैं बहुत सारी चीज ऐसे बता देता हूँ जो उसमें नहीं है, ठीक है। और पीडीएफ की बात है तो पीडीएफ यदि आप बोलेंगे तो मैं दे दूंगा, और ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और खुद अपने नोट्स से बनाएं, क्योंकि पीडीएफ तो आपके पास बहुत सारे पड़े होंगे। मैंने कल भी बोला था, खूब सारे आपके पास पीडीएफ पड़े होंगे। बिल्कुल पीडीएफ को इकट्ठा मत कीजिए, नोटबुक खुद से बनाइए, ठीक है। हाँ, नोटबुक पे खुद लिखिए। चलो आगे चलते हैं। एटम, एटम शब्द जो है ग्रीक भाषा में जिसको हम बोलते हैं एटोमोस, ठीक है। एटोमोस शब्द से भी लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, अविभाज्य। मैंने बताया ना, एक कैन नॉट डिवाइडेड, मतलब जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। जैसे एक कण है, क्या आप इसको विभाजित कर सकते हैं? अगर ये विभाजित नहीं होगा तो समझ लीजिए क्या है, ये परमाणु है। क्या फ्रेंड्स, परमाणु है। मेरी बात समझ रहे हैं? जिस कण को आप विभाजित नहीं कर सकते हैं वो क्या है, परमाणु है। फिर आगे लिखा है, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और नहीं भी रह सकता। जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, वो क्या कहलाता है, उसको हम परमाणु कहते हैं। तथा उसके सभी रासायनिक गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु कहता है। काफी लंबा ये डेफिनेशन है, लेकिन एक समान सा बात है कि परमाणु है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, बस वही परमाणु है, ठीक है। लेकिन इसको मैंने बहुत सारा चीज़ आपको बताने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में सारी चीज़ें आ जाएं, इसलिए मैंने सब चीज़ें लिखी है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, इससे कई सारे प्रश्न आपके लिए बन जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो ज़्यादा हम डिटेल से पढ़ेंगे ना तो वो हमारे लिए बहुत कामगार होगा, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि एटम जो है किस शब्द से बना है, तो बताएंगे एटम, परमाणु जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा। फिर क्या है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। फिर तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। सभी रासायनिक गुणधर्मों में प्रदर्शित, सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, अर्थात इसका मतलब क्या है, रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करता मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। सीधा सीधा मोटा मोटा बात समझ लीजिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है, ठीक है। ये समझ में आ चुका। अब चलते हैं हम अणु की तरफ, मॉलिक्यूल्स। परमाणु समझ में आ चुका है, अब अणु समझते हैं। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह है। अब देखिए, परमाणु हमने क्या पढ़ा, ये एक कण है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। अब मैं एक कण और रख देता हूँ, अब ये दोनों को जोड़ देता हूँ तो दो कण हो गए, एक कण ये, एक कण ये, दोनों कण को जोड़ दो तो ये एक बड़ा सा कण बन जाएगा। तो क्या बोला है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक आबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, अणु जुड़े होते हैं, ठीक है। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो सामान्य दशाओं में रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, यद्यपि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम अणु कहते हैं। तो दो चीजें यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए, परमाणु और अणु में क्या अंतर है, इसके बारे में और हम ज्यादा पढ़ेंगे, अभी चिंता मत कीजिए। बस थोड़ा सा हम क्या बोले थे कि ये छोटे बेसिक लेवल, मतलब छोटे छोटे चीजों को हम अभी डिफाइन कर रहे हैं, है ना।
अब इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, इसकी चिंता मत कीजिए, अभी बहुत सारा कुछ है। मैं चाह रहा हूँ कि हम छोटे छोटे लेवल, छोटी छोटी चीज़ें जहाँ हमें कन्फ्यूजन होता है उसको दूर करते चलें, ठीक है। देखिए क्या है परमाणु। परमाणु एक ऐसा कण जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। अब एक एक परमाणु मैं और ले लेता हूँ, एक परमाणु और ले लेता हूँ, एक परमाणु और ले लेता हूँ, ये एक बड़ा सा परमाणु, ये अब क्या बन गया, अब कई सारे परमाणुओं का समूह क्या बन गया, ये अणु बन गया। ये जो छोटे छोटे कण होते हैं परमाणु की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम परमाणु कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते उसको हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है कि अणुओं के प्रकार। अणुओं को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, एक होता है सम अणु अथवा तत्व के अणु, तत्व के अणु, और दूसरा हम पढ़ेंगे विषम अणु अथवा यौगिक के अणु। अणु दो प्रकार से होते हैं, ठीक है, विषम अणु या अथवा यौगिक के अणु। अब देखिए सम अणु क्या है, ये तत्वों के अणु हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जहाँ O2 N2 H2, मतलब इससे कहने का मतलब है कि जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना, मतलब यहाँ पास एक ऑक्सीजन, एक ये परमाणु, एक ये परमाणु, दोनों मिलकर क्या बना लिए, एक अणु बना लिए, O2 बन गया। एक ये N नाइट्रोजन, एक ये नाइट्रोजन, दोनों मिलकर क्या बना लिए, N2 बना लिए। ठीक है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, दोनों मिलकर क्या बना लिए, H2 बना लिए। ये परमाणु, ये अब क्या कहलाएगा, H2 क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे परमाणुकता क्या है। किसी तत्व, किसी अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। इसके बारे में भी आपको जानकारी हम देंगे। देखिए जैसे ऑक्सीजन में, जैसे हम ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं ना फ्रेंड्स, तो अगर हम पूछे इसकी परमाणुकता क्या है तो उसका आप बताएंगे कि इसकी परमाणुकता 2 है। सल्फर लिखे ना, सल्फर 8, तो सल्फर की परमाणुकता क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगा। अब फास्फोरस लिखिए ना P4, इसकी परमाणुकता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगा। H2 लिखते हैं ना फ्रेंड्स, H2 तो उसकी परमाणुकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो संख्या यहाँ पास जितने भी परमाणु जुड़े होते हैं, कहने का तात्पर्य है जैसे ये H है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पास मैंने 2 लिख दिया, ये 2 जो है ये प्रदर्शित करता है कि इसमें 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं परमाणुकता। तो इसकी जो संख्या है वो बता रहा है। ठीक है, कितनी संख्या है वो बता। ठीक है, इतना बात समझ में आया, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, कहीं भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, विषम परमाणुकता के बारे में पढ़ें। सॉरी, विषम जो अणु है इसकी मतलब अणु को दो भागों में बांटा, एक सम अणु, विषम अणु। तो तत्व के अणु थे, तत्व के अणु, और यह है यौगिक के अणु। तत्व यौगिक क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, आपको पता नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है, वैसे आपको पता है सब है, लेकिन मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपको पता नहीं था तत्व क्या है, यौगिक क्या है, इसके बारे में अभी जानेंगे। ठीक है, अभी यार इसको समझते हैं। तो विषम अणु यौगिकों के अणु क्या होते हैं। इन अणुओं में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, यौगिक के अणु बोलते हैं। जैसे यहाँ पास लिखा हुआ है, जल के बारे में दिया हुआ है, जैसे जल, ठीक है, H2, तो जल में क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब ये हाइड्रोजन H2O, मतलब हाइड्रोजन में, अब इसका द्रव्यमान अनुपात लिखा हुआ है 1:8। ठीक है, अमोनिया है, इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन है और H3, तो एक नाइट्रोजन, और इसमें इसकी देखें तो ये 3 जो है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 14 इसका द्रव्यमान अनुपात है। ठीक है, और
CO2 को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड तो C, और ये ऑक्सीजन, इसके 2 ऑक्सीजन है, तो इसका द्रव्यमान अनुपात क्या है, 3:8 है। ये सब क्या है पता है, द्रव्यमान अनुपात क्या होते हैं, ये सब आप कहाँ पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियड टेबल। देख मैं इसलिए बोल रहा था फ्रेंड्स, शुरू की पहले ही क्लास में बोला है कि आपको मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तभी जान पाएंगे कि द्रव्यमान, ये द्रव्यमान क्या चीज है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, कि कैसे एक आ गया, ये 8 कैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पास 14 कैसे आया, 3 कैसे आया, ठीक है, ये सारी चीजें वहाँ चलता है। क्लास ही अलग होती है, मैंने इसलिए क्लास को अलग ही कर दिया है। ठीक है, हम कल ने ठोस द्रव गैस को एक नॉर्मल तरीके से पढ़ा था, साधारण तरीके से, तो हम थोड़ा सा और डिफाइन करने का कोशिश करेंगे। द्रव की अवस्थाएं, तो देखिए फ्रेंड्स, द्रव की अपने 3 रूपों में होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। हमने कल भी पढ़ा था, और कल भी हमने बताया था ये ठोस द्रव गैस के बारे में। बाकी ठोस के बारे में मैंने लिख दिया था डिफिनेशन, इसमें ठोस बारे में नहीं था। तो ठोस द्रव गैस के बारे में एक नॉर्मल से हमने क्या पढ़ा था कि द्रव वह अवस्था है जिसमें आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, द्रव है। और गैस क्या है, जिसमें आयतन आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं, कोई भी अनिश्चित नहीं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, दरअसल बात ये है, ठोस, द्रव और गैस, एक नॉर्मल से समझेंगे बहुत ही। देखिए ठोस में क्या होता है, इसमें बोला आकार और आयतन जो होते हैं निश्चित होते हैं। जैसे कि एक ये पेन है, स्केल समझ लो, ये स्केल है। अब ये स्केल जो है, स्केल को आप कहीं भी रख दीजिए तो ये इसके आकार और आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, समझ लीजिए। अब ऐसा समझ लेते हैं कि स्केल मत लीजिए, थोड़ा सा जाने में हम एक क्या लेते हैं, लोहे का बॉल ले लेते हैं। ठीक है, लोहे का बॉल है और ये 1 kg का है, 1 kg का एक लोहे का बॉल है। अब इसको कहीं भी रख दीजिए तो इसके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चाहे आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, चाहे आप अपने घर में रख दीजिए, एक बॉक्स में रख दीजिए, स्कूल में रख दीजिए, डेस्क पे रख दीजिए, कहीं भी। लेकिन द्रव में क्या है फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए कि एक गिलास हमने जल लिया, एक गिलास पानी भरा है इसमें। अब मैं क्या करता हूँ, एक गिलास पानी को, जैसे 1 लीटर पानी, ठीक है, इस गिलास में 1 लीटर पानी है। अब इस 1 लीटर पानी को हम एक बड़े से पात्र में इसमें डाल दिए। ठीक है, अब जब हम इसमें डालते हैं पानी को, तो पानी क्या होता है, तो पानी का जो आकार है वो किस आकार में परिवर्तित हो गया, बर्तन के आकार में। लेकिन इसका आयतन क्या है, अभी भी क्या है, 1 लीटर। तो आयतन में क्या हुआ, आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आकार में परिवर्तन हो गया। इसमें क्या होता है, दोनों में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, दोनों में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, आकार में परिवर्तन हो जाता है। चाहे गिलास का पानी आप इस पात्र में डाल दीजिए, ठीक है, गिलास का पानी आप चाहे एक बीकर में डाल दीजिए, तो उसी का रूप बॉटल में डाल दीजिए। ठीक है, तो बॉटल का रूप ही ग्रहण कर लेगी। मेरी बात समझ रहे हैं। अब गैस में क्या होता है, गैस से क्या होता है, अब एक गैस है, जैसे एक बॉटल में हम गैस भरे भरे हुए हैं, ऊपर से एक पूरा पैक है। अब इस गैस को हम, जैसे इसमें गैस भरा हुआ है, अब इस गैस को हम एक ग्लास में डाल देते हैं। ठीक है, ग्लास में डाल दिए, तो गैस जो होगा ये ग्लास का आकार तो ग्रहण करेगा ही, ध्यान देना, आकार ग्रहण करेगा। ठीक है, आकार में परिवर्तन तो हो जाएगा, इसके साथ साथ आयतन में भी परिवर्तन हो जाएगा। इसके साथ साथ किस में परिवर्तन हो जाएगा, आयतन।
क्योंकि जैसे ही गैस को आप इस ग्लास में डालेंगे, गैस के जो छोटे-छोटे कण होंगे या जो उसके जो कण हैं वो बाहर उड़ जाएंगे, गैस बाहर निकल जाएगी। आप गैस को मतलब संकलित नहीं कर पाएंगे, ठीक है, संचित नहीं कर पाएंगे। लेकिन वाटर में कर पाएंगे, वाटर जितना है आप पूरा वाटर उसमें डाल सकते हैं, लोहे का कर सकते हैं, ठीक है, 1 किलो 1 केजी का है तो 1 केजी ही रहेगा वो। लेकिन गैस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो आकार और आयतन वाला है तो यही चीज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये चीज समझ में आ गया फ्रेंड्स आपके। अब देखते हैं ठोस अवस्था। द्रव की वह इस अवस्था में पदार्थ निश्चित द्रव्यमान, आयतन, आकृति रखता है। मैंने बता ही दिया, लकड़ी में पेन, किताब, कोई भी कठोर वस्तु, ठीक है। नोट क्या है, ठोसों के अवयवी कणों के बीच अंतर आणविक स्थान। देखिए मैंने बताया था ना शुरू में, अंतर आणविक स्थान और अंतरण आणविक बल, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोला है कि ठोसों के अवयवी कणों के बीच अंतर आणविक स्थान बहुत कम होते हैं, लेकिन अंतर आणविक बल बहुत प्रबल होते हैं। मतलब जैसे ये कण है और ये कण है, इनके जो कणों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, दूरी भी कम होगा, इसके साथ साथ जो बल है वो बहुत ज्यादा प्रबल होगा, मतलब बहुत मजबूती के साथ बंधे होंगे। मतलब जैसे इस जैसे कण ये है, कण ये, दोनों इस प्रकार से जुड़े होंगे, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड होता है बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद अगला क्या है, इसके अवयवी कण में क्या होता है, परमाणु, अणु या आयन गति नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब ये बताइए दो कण आपस में एकदम बंधे हुए हैं, ठीक है, कम दूरी में है, इसका अंतर आणविक स्थान, ध्यान देना इस चीज को, मैं फिर से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, फिर से चीज को मैं बार बार बोल रहा हूँ, अंतर आणविक स्थान और अंतर आणविक बल क्या होता है, दो अणुओं के बीच, जैसे ये कण है एक ये कण है, दोनों कणों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो इस पर डिपेंड करता है। दो कण जैसे हैं और ठोसों में क्या होगा, कण एकदम बंधे होंगे तो इसका बल प्रबल होगा, बल क्या होगा, प्रबल, और स्थान भी क्या होता है, बहुत कम होते हैं, दोनों के बीच का स्थान बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले लिखा हुआ है अवयवी कण जो है गति नहीं कर सकते, बिल्कुल गति, इसके जो अवयवी कण है गति नहीं कर सकते हैं, ये केवल अपनी माध्य स्थितियों में चारों ओर दोलन कर सकते हैं। यही कारण है कि ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य, असंपीड्य होते हैं और कठोर होते हैं, अर्थात क्या है, निश्चित आकार और आकृति रखते हैं, ठीक है। ठोस को मतलब दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, जब आप खूब ज्यादा टेम्परेचर लोहे को देंगे तब जाके ये पिघलेगा, नॉर्मल आप लोहे को दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रबल अंतर आणविक बलों के कारण क्या होता है, ठोस बहुत अधिक सघन होते हैं और उच्च गलनांक वाले होते हैं। मतलब इसको उच्च गलनांक के जो कण हैं, कणों के बीच जो बंध बना हुआ है, इस बंध को तोड़ने के लिए दो कण हैं और दोनों कणों के बीच बंध तोड़ने के लिए काफी ज्यादा हमें क्या देना पड़ेगा, ताप देना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, काफी ज्यादा ताप देना पड़ेगा, तब जाके लोहा क्या होता है, पिघलता है, ठीक है। उसके जो बॉन्ड होते हैं दो कणों के वो टूटते हैं, तब जाके लोहा पिघल जाता है, कि कोई भी कठोर चीज, ठीक है। अब देखिए ठोसों का वर्गीकरण। देखिए कितना सारा हम ठोस के बारे में पढ़े, कब तो एक लाइन में हमने उसको कंप्लीट कर दिया था, अब पढ़ रहे हैं ठोसों का वर्गीकरण। इसको दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस एक होता है और दूसरा जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। तो इन ठोसों में रचक इकाई नियमित व क्रमिक व्यवस्था होती है, जैसे हीरा, सोडियम क्लोराइड, इनकी जो नियमित रचक इकाई होती है, मतलब कहने का तात्पर्य जैसे एक कण ये है, दूसरा कण ये है, तीसरा कण ये, चौथा कण ये, एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। किस क्रम में होते हैं, व्यवस्थित क्रम में, उसको बोलते हैं क्रिस्टल ठोस बोलते हैं, किसको बोलते हैं, क्रिस्टल ठोस बोलते हैं। और अक्रिस्टल ठोस में क्या होता है, जैसे एक बॉक्स है, इस बॉक्स में छोटे छोटे जो कण हैं अव्यवस्थित तरीके से कहीं भी रख दिए गए हैं, ठीक है। एक नॉर्मल सा मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको सेब जमाना है, ठीक है, 1 kg का आपको सेब लेना है और इसमें रखना है।
तो आप सेब को अगर व्यवस्थित तरीके से रखेंगे तो अधिक सेब आएगा। जब अधिक सेब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बॉक्स बहुत अच्छे तरीके से बंध जाएगा। ठीक है, इसको पैक करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से। अब 1 केजी बॉक्स सेब लीजिए, वैसे ही डाल दीजिए तो बॉक्स क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा वो। तो ये चीजें होती है। आप देखिए कांच और प्लास्टिक रबड़ जो है, रबड़ को आप आराम से, इसको है तो ठोस है, लेकिन क्या उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको दबा सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्रिस्टल में आ जाते हैं। लेकिन क्या हीरा को आप दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं ना। क्यों नहीं दबा सकते, क्योंकि इसके जो कण है बहुत बारीक बारीक से बंधे होते हैं आपस में, जिस कारण क्या है तो इसको हम नहीं दबा सकते। ठीक है, ये होगा। ये चीज समझ पा रहे हैं आप ना। द्रव के बारे में हमने नॉर्मल आपको बता ही दिया, द्रव क्या है। थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, आपका कोई डाउट है? नहीं है? और फ्रेंड्स क्लास को शेयर कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, बाकी तो चीजें चल ही रही है और हम अच्छे तरीके से इस चीज को पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, आप यदि आप अभी नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में इस चीजों को देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके, द्रव अवस्था क्या है? तो इस अवस्था में पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। मैंने बताया आकृति निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अगर 1 लीटर पानी है तो आप किसी भी पात्र में रख दीजिए 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसके आकार में उस पात्र के अनुसार क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। लिखा ही है कि उसी आकृति में रहता है जिस पात्र में रखिए, तेल, दूध इत्यादि। ठीक है, ये चीज मैंने बताया है। अब इसके नोट पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पात्र की आकृति कुछ भी हो, स्थितियों में द्रव की ऊपरी सतह पर सदैव समतल होता है। अब ये सब कहने का मतलब क्या है पता है, कि 1 ग्लास पानी आप लीजिए, उसका समतल हमेशा, जल का समतल हमेशा, जल का जो ऊपरी सतह है वो हमेशा समतल होगा। आप कहीं भी देख लीजिए, एक बड़ा सा पात्र ले लीजिए, इस पात्र में आप जल दे दीजिए। तो ऐसा नहीं कि जैसे रेत है, रेत को आप जैसे डाल देंगे, जैसे ऊपर से आप रेत डालिए तो रेत कैसे बन जाएगा, एक इस प्रकार के पिरामिड आकार का बन जाएगा। लेकिन जल क्या होता है, हमेशा समतल बन जाएगा। मतलब जैसे किसी में भी डाल दिए तो ऊपरी सतह जो होता है वो समतल हो जाएगा। फिर द्रव बहते हैं, ठीक बात है, द्रव बहते ही हैं, ये अपनी आकृति परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, क्यों कर, इसलिए ये कठोर नहीं है। क्यों कठोर नहीं है, सीधा सा बात नहीं यार, कि इसके जो कण है काफी दूर दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा काफी दूर होते हैं। इसके जो बॉन्ड हैं, ठीक है, वो काफी कमजोर होते हैं, क्योंकि इसका जो अंतर आणविक स्थान, ध्यान देना, इसका अंतर आणविक स्थान काफी दूर है। और जब अंतर आणविक स्थान काफी दूर है, 2 कण काफी दूर है, तो उसके जो बल लगेंगे 2 कणों के बीच, वो बहुत ही कम, यानी कि दुर्बल बल होंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखा है, द्रवों में अंतर आणविक बल इतने प्रबल होते हैं कि कणों में प्रबलता से बांधे रखता है। मतलब इसके जो कण है, ठीक है, अंतर आणविक स्थान और अंतर आणविक बल, नहीं इसमें सॉरी, मैंने बोला कि दुर्बल, दुर्बल नहीं, प्रबल होते हैं, कि कणों में प्रबलता से बांधे रखता है। यही कारण है कि यह कम सघनता से संपीड है। यद्यपि इसमें पर्याप्त गति होती है और इसका आयतन निश्चित है। ठीक है, गति क्या होती है, पर्याप्त गति होती है और इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन इसके जो कण है वो थोड़ा दूर दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा। ठीक है, याद रखना इस चीज, अंतराणु स्थान के स्थानों के बीच की दूरी अधिक होती है। फिर इसकी बात है गैस अवस्था। गैस अवस्था क्या है, इस अवस्था में द्रव न तो निश्चित आकृति होती है और ना ही आयतन होता है। मैंने बता ही दिया है, इसकी आकृति और आयतन बिल्कुल निश्चित नहीं होता। जिस पात्र में रख दीजिए उसी पात्र आकार का हो जाएगा, वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, नोट पॉइंट देखिए इसमें, अंतराणविक बल और बहुत दुर्बल होते हैं, अणुओं के बीच अंतराणविक स्थान बहुत अधिक होता है। मतलब ये कण, एक ये है, एक कण समझ लीजिए, एक एक कण ये समझ लीजिए यहाँ है, एक कण ये, एक कण ये, और भी दूर समझ लीजिए, तो मैंने बहुत पास पास बता दिया। तो ये अंतर आणविक बल, जब दूर, बहुत ज्यादा दूर कण होंगे तो इसके बल क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बल कमजोर हो जाएगा, स्थान भी क्या होगा, बहुत ज्यादा दूर होगा। यानी कि दोनों दोनों चीजें हो, है ना, लेवल आ रहा है इसका।
यही कारण है कि ठोस और द्रवों की अपेक्षा गैसें बहुत अधिक संपीड्य होते हैं। ठीक है, यही कारण क्या है कि ठोस और द्रवों की अपेक्षा क्या होती हैं, गैसें, क्योंकि इसके जो कण है काफी दूर दूर होते हैं, जिस कारण के संपीड्य जो होता है वो बहुत अधिक हो जाता है। गैसें जिस पात्र में रखी जाती हैं उसमें बहती हैं, अतः इसमें उन्हें भी हम क्या कह सकते हैं, तरल कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके अतिरिक्त गैसें गर्म करने पर ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक फैलती हैं, क्योंकि इसमें द्रव और ठोस की अपेक्षा अंतर आणविक बल क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। वही चीज, ये सारी चीज कह रहा है कि इसके अंतर्गत गैसें जो होती है गर्म करने पर ठोस द्रव की अपेक्षा अधिक फैलती हैं, और क्योंकि इसमें द्रव और ठोस की अपेक्षा अंतर आणविक बल दुर्बल होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दो बातें समझ लीजिए कि अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक बल, दो चीजें हैं। और जो ज्यादा दूर होगा, जब कण दूर दूर होंगे तो स्थान भी अधिक दूर हो जाएगा और बल भी बहुत दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, बाकी वही चीजें घुमा फिरा के कह रहा है, लेकिन मैं इसलिए इन चीजों को सब मेंशन किया हूँ कि आपके एग्जाम में यही चीजें तो घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सारी चीजें इसमें लिख दिया है। ठीक है, अब हम दो अवस्थाओं के पढ़ेंगे। प्लाज्मा, हम कल जो पढ़े थे प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा ही पढ़े थे, और बोस आइंस कंडेंसेट, इसके बारे में थोड़ा सी भी जानकारी आपको मैंने नहीं दिया था, सिर्फ बता दिया था कि ये पांचवी अवस्था है। थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी हम आपको देंगे, फिर क्लास को हम एंड करेंगे। ठीक है, देखिए प्लाज्मा क्या है, ये अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित कणों से बना होता है। इस अवस्था में कण जो होते हैं आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है ये अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित कणों से बना होता है। ठीक है, यानी कि एक कण है और इस कण में बहुत ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, और ये कणों अत्यधिक उत्तेजित कण है। ठीक है, इस अवस्था में कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। अब देखिए यहाँ पास इसमें थोड़ा सा जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है और नियॉन बल्ब, इन दोनों में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता। प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूज द्वारा 1879 में हुई थी, लेकिन प्लाज्मा का जो नाम है वो इरविंग लैंग म्यूडर, देखिए दो चीजें यहाँ पास है। प्लाज्मा की पहचान जिसने किया है उसका नाम है सर विलियम क्रूब्स, और जिसने प्लाज्मा जो नाम दिया है वो इरविंग ने दिया है। किसने दिया है, इरविंग ने दिया है। दो चीजें यहाँ पास याद रखना बिल्कुल भी। और ये एग्जाम में काफी बार पूछता कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो याद रखना पदार्थ की चौथी अवस्था वो क्या है, प्लाज्मा है। बिल्कुल इसको रट लीजिए, क्या करना है, इसको रट लीजिए, मैं यही कहूंगा रट लीजिए। फिर क्या है, सूर्य तारों की ऊष्मा, ऊष्मा मतलब ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। यानी कि सूर्य और तारों की जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो किसी के कारण होता है, तो ये भी प्लाज्मा का कारण। विद्युत प्रवाहित होने पर इसके अंदर उपस्थित गैस आयनीकृत हो जाती है, जिसके कारण बल्ब या ट्यूब में चमकीला प्लाज्मा बनता है। ठीक है, यानी कि विद्युत प्रवाहित होने पर इसके अंदर उपस्थित जो गैसें होती हैं आयनीकृत हो जाती है। आयनीकृत मतलब धनायन और ऋणायन में परिवर्तित हो जाती है, जिस कारण क्या होता है, बल्ब या ट्यूब चमकीला प्लाज्मा बनता है। ठीक है, उच्च तापमान इसका देख लेते हैं कि उच्च तापमान लगभग कितना होता है, 20,000 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, प्लाज्मा का जो लगभग उच्च तापमान 20,000 सेंटीग्रेड होता है। और उच्च तापमान के कारण ही तारों में भी प्लाज्मा बनता है, जिस कारण इसमें भी चमक होती है। तो तारा जो हमको स्टार दिखता है ना, स्टार जो हम पृथ्वी से देख पाते हैं, इसकी जो चमक है वो किसके कारण है, उच्च तापमान के कारण। किसके उच्च तापमान के, तो प्लाज्मा के उच्च तापमान के कारण। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज। तो ये था प्लाज्मा के बारे में, और हमने कल थोड़ी जानकारी दी थी और इसमें हमने और मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बढ़िया सा लिख लीजिए अपने नोटबुक पर, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन, आइंस्टीन के द्वारा, बोस, बोस मतलब अपने जो हमारे भारत के
महान वैज्ञानिक है सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह द्रव की 5वीं अवस्था है और इस अवस्था का नाम वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है। देखिए इसमें ये कार क्या करता है, ये कार लिखा हुआ है, इसका कार है ये। समान वायु के घनत्व में 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। बीईसी मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इसमें बोला गया कि समान वायु के जो घनत्व के 1,00,000वें भाग, ठीक है, समान वायु है, समझ लीजिए वायु, और इसका 1,00,000वें भाग पर जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने से पीईसी का तैयार होता है। मतलब देखिए सीधा सा बहुत सिंपल है, तुम ज्यादा वो नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझना, एक बॉक्स के रूप में हम समझेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें लिखा सिंपल सा बात है कि जैसे एक बॉक्स है, इसमें गैस भरा हुआ है, तो ये समान नॉर्मल वायु है। इस नॉर्मल वायु का हम कौन सा भाग लेंगे, 1,00,000वें भाग इतने घनत्व वाली गैस को, ठीक है, इतने 1,00,000वें भाग के जितने घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर हम ठंडा करने से क्या तैयार हो जाता है, बोस आयन कंडेंसेट, ये तैयार हो जाता है। ठीक है, 2001 में यूएसए के एरिक एक कर्नेल वुल्फगैंग और कार्ल को ये नोबेल पुरस्कार की, इसमें पूरा लिखा नहीं है, इसमें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये इसके कारण वो साइन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था पूरा बोस कंडेंसेट के बारे में, आप इसको लिख लीजिए, इसमें ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है और इसका नाम कैसे पड़ा, तो सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन के नाम पर पड़ा। ठीक है, बाकी चीज इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ठोस द्रव गैस के कुछ समान गुण हैं, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अब काफ़ी समय हो चुका है और क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ा है और इकट्ठा सारी चीज़ें हम पढ़ा देंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल हमने क्या पढ़ा एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ा और काफ़ी डिटेल से पढ़ा। द्रव के बारे में हमने पढ़ा, द्रव क्या है इसके बारे में भी हमने जाना, द्रव के लक्षण के बारे में जाना, फिर द्रव के कण, परमाणु और अणु के बारे में भी जाना, और इसके बाद ठोस द्रव गैस के बारे में, जो काफ़ी डिटेलिंग हमने इन चीज़ों को पढ़ा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बढ़िया सा समझ में आया होगा, और कहीं भी दिक्कत डाउट आता है तो हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, और दूसरे फ्रेंड इस क्लास को जरूर शेयर कर दिए ताकि सभी को ये चीज़ें सीख और समझ सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगला